एलपीपी सॉल्यूशन। सबसे पहला है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन। एज इन ग्राफिकल मेथड, LPP has possibility of having more than one optimal solution. Objective function may be fulfilled at more than one possible combination. जैसे ग्राफिकल मेथड में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ऑप्टिमल पॉसिबल थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक से ज़्यादा LPP में सॉल्यूशन पॉसिबल है। एंड इट any non-basic variable has Cj minus Zj as 0, then there is possibility having multiple solution, because if a non-basic variable corresponding to which Cj minus Zj is equal to 0 is entered into the basic, a new solution will be arrived without entering value of objective function. यानी कि जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल यानी कि x1 x2 ये, और जो नॉन बेसिक वेरिएबल है यानी कि s1 s2 स्लैक वेरिएबल, उसका जो cj माइनस जेड का डिफरेंस है एज ज़ीरो, देन देर इज़ पॉसिबिलिटी, वो अगर ज़ीरो आता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हैविंग मल्टीपल सॉल्यूशन, बिकॉज इफ अ नॉन बेसिक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू विच cj माइनस जेड इज ज़ीरो इज एंटर इनटू द बेसिक, a new solution will be arrived without altering the value of objective function. यानी कि वो अगर बेसिक में एंटर होगा तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन जो होगा उसको अल्टर किए बिना हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस विद दिस वन एग्जाम्पल. Consider following example and find out alternate optimal solution. Maximize z is equal to 6x1 plus 4x2 subject to constraint 2x1 plus x2 लेस देन और इक्वल टू 30. यहाँ पे लेस देन है तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड होगा. दूसरी कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 24. एंड थर्ड वन इज x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसकी वजह से x1 प्लस x2 यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होगा, प्लस a3 इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पे प्लस s3 आएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस s3. और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो कंस्ट्रेंट है उसके लिए क्या होगा 2x1, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 30. देन 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इक्वल टू 24. फिर x1 प्लस x2 प्लस a3 एंड माइनस s3 विल बी इक्वल टू 3. और ये जो z है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 6x1 प्लस 4x2. यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 और माइनस ma3. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन है, मतलब बिग एम मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस m पेनल्टी लगेगी. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख सकते हो इसका, मॉडिफाइड LPP जो कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. अभी इसको हम टेबल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. ये वाला एग्जांपल मैंने प्रीवियस में दिया हुआ था सॉल्व करने को, तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे मिलेगा टेबल के फॉर्म में. सो सबसे पहले बेसिक CB x1 x2 x1 s2 s3 और BI, और जो सबसे पहले टॉप पोजीशन होगी उस वहाँ पे CJ आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव कोफिशेंट. यहाँ पे जो भी ये सारे है वो यहाँ पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगी 6 4 0 0 0 और माइनस m. यहाँ पे माइनस m आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे x1 होगा वो एंटरिंग वेरिएबल आएगा,
और यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद जो ये टेबल है वो इस फॉर्म में हमको मिलेगा। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसका हमको फाइंड करना होगा। जेड जे मिल जाएगा और सी जे माइनस जेड जे, मतलब सी जे में से जेड जे माइनस करेंगे तो हमको वो मिल जाएगा सी जे माइनस जेड जे। और यहाँ पे जो सी जे माइनस जेड जे है वो 0 0 0 और -2 और 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड मिलेगा वो मिलेगा 48, क्योंकि x1 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 इंटू 8 मीन्स 48 एंड x2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो z मिला, z इज इक्वल टू 48। सो हियर द वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे इज आइदर 0 और नेगेटिव। सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। जो भी सी जे माइनस जेड जे मिला वो आइदर 0 है या तो नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 है या तो नेगेटिव, मतलब ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सी जे माइनस जेड जे है वो 0 है फॉर x1 x2 s1 एंड s3 एंड x1 s1 एंड s3 आर बेसिक बट x2 इज नॉट बेसिक वेरिएबल बट इट हैज़ सी जे माइनस जेड जे एज 0। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है x2 है, इसके लिए जो यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे तो 0 है, पर यहाँ पे ये बेसिक के अंदर वो x2 यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सो हियर इज एन ऑप्शन दैट इफ वी ऐड x2 एज बेसिक देयर विल बी अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हम x2 अगर ऐड करेंगे, ठीक है, x2 को अगर ऐड किया जाए यहाँ पे कोई भी जगह पे तो हमको अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो देखते हैं। So adding x2 as basic variable and removing s1 as living variable we get following table। यानी कि सबसे पहले ये तो टेबल है और यहाँ पे जो सी जे है वो भी कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे क्या किया, जो भी यहाँ पे s1 था s10 उसकी जगह पे हमने x2 एंटर किया ये, और उसका कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा 4। फिर उसको हमने सॉल्व किया। तो जो सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू मिली, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ है और जेड जे फाइंड करेंगे, फिर सी जे माइनस जेड जे, और ये फाइंड करने के बाद हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे ये देखो सारी की सारी सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू है वो आइदर 0 है या तो फिर नेगेटिव है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है। और सिमिलरली यहाँ पे जो x1 है, x1 इज इक्वल टू 2.4 एंड x2 इज इक्वल टू 8.4, वो हम किस में पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है 6x1 प्लस 4x2 z इज इक्वल टू, उसके अंदर हम पुट करेंगे 6x1 की जगह पे कितना रखेंगे 2.4 प्लस 4 टाइम्स x2 यानी कि 8.4। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो भी 48 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो z मिलेगा वो भी 48 ही मिलेगा। तो जो दोनों के लिए जो सॉल्यूशन मिला वो ऑप्टिमल हमको मिला, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन हमको दो मिले। सबसे पहले में केस में अंदर जो पहला सॉल्यूशन था x1 इज इक्वल टू 8 और x2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो दूसरे के लिए क्या मिला, x1 इज इक्वल टू 2.4 एंड x2 इज इक्वल टू 8.4। ऐसे हमको दोनों के लिए जो सॉल्यूशन है वो मिला यहाँ पे। सो ये हो गया अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी हम दूसरा केस लेंगे दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। Now it occurs when it is not possible to determine the basic variable that should leave the basic। यानी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आएगा, when it is not possible to determine the basic variable
दैट शुड लीव द बेसिक, यानी कि कौन सा वेरिएबल, जैसे कि ये हमारा टेबल है, तो यहाँ पे जो भी कौन सा वेरिएबल एंटर करेगा और कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, तो वो अगर डिसाइड ना किया जाए, जैसे कि यहाँ पे रो है तो उसमें से कौन सी रो सिलेक्ट करनी है वो पता ना चले, तो कौन सा वेरिएबल लीव करेगा वो हमको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। This will happen when the all constraint coefficient of non-basic variable is going to enter the basic are negative or zero। अभी ये केस किसके लिए होगा, दिस विल हैपन व्हेन ऑल द कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट, जो भी हमारी कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट्स है ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल इज गोइंग टू एंटर द बेसिक आर नेगेटिव और ज़ीरो। जो भी वो नॉन बेसिक के जो एंटरिंग वेरिएबल के लिए जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गए, नेगेटिव या तो फिर ज़ीरो हो गए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू हैव नॉन नेगेटिव रेशियो, मतलब उसकी वजह से क्या होगा कि नॉन नेगेटिव रेशियो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ एंटरिंग वेरिएबल कैन बी इंक्रीज्ड इनफाइनाइटली विदाउट वायोलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट्स। अभी इस केस में क्या होगा कि जो भी हमको प्रॉफिट है वो इनफाइनाइटली, जो भी वेरिएबल है उसको इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट वायोलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा कि जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल है, यानी कि S1, S2, S3 या फिर ए आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये सारे हैं, उनके कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। कंस्ट्रेंट कोफिशिएंट इज गोइंग टू एंटर द बेसिक आर नेगेटिव और ज़ीरो, मतलब वो सारे ज़ीरो है आइदर या तो फिर नेगेटिव वैल्यू है, तो तभी उसी केस में हमको अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल सकता है। सो द सॉल्यूशन स्पेस is unbounded in at least one direction. This lead to objective function value to infinitely high और low। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हमको अनबाउंडेड रीजन मिलेगा, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइटली हाई भी हो सकती है या तो फिर लो भी पॉसिबल है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जांपल दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू -4x1 + 3x2 subject to x1 minus x2 less than or equal to 0 and x1 is greater than 4 and x1 x2 greater than or equal to 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 प्लस s1 विल बी इक्वल टू 0। देन x1 यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा प्लस a2, और जो स्लैक वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऐड होगा s2, तो वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -s2 होगा और इज इक्वल टू 4, और जो भी x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ही। z इज इक्वल टू क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना हो तो -4x1 + 3x2, और उसके साथ जो स्लैक वेरिएबल की कोफिशिएंट है वो क्या होगी 0s1 + 0s2, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो -ma2। ऐसे हमारा z मिलेगा, z इज इक्वल टू, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी सबसे पहले हमको सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करना है टू ऑब्टेन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो सिंप्लेक्स टेबल हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बेसिक आएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक x1 x2, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल कितने हैं, 2 है, s1 s2, उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा है a2, और जो bi है वो राइट हैंड साइड है। उसके बाद जो इनिशियल बेसिक के तौर पे हम क्या लेंगे s1, सॉरी पहले हम cj लिख देंगे, यानी कि कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके सारे कोएफिशिएंट लिख देंगे, यानी कि x1 का कोएफिशिएंट -4 है तो -4 यहाँ पे आएगा,
उसके बाद x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, s2 का कोफिशिएंट, उसके बाद a2 का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा -m। फिर बेसिक के तौर पे हम लेंगे s1 और s2 क्योंकि उन दोनों के कोफिशिएंट है। यहाँ पे s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, लेकिन s2 क्या है, माइनस है, तो बेसिक के तौर पे यहाँ पे क्या लेंगे, a2 लेंगे। s1 का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे जो दूसरा टर्म है उसके लिए हम क्या लेंगे, a2, और a2 का कोफिशिएंट है -m, क्योंकि जो s1 है उसका तो जो कोफिशिएंट यहाँ पे ये माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे जो यहाँ पे बेसिक के तौर पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी कंस्टेंट्स है उसके कोफिशिएंट लिख देंगे, यानी कि x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का -1, वो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1। फिर s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1, s2 का 0, a2 का 0। उसके बाद यहाँ पे भी 1 -1 1, सो यहाँ पे दूसरे के लिए 1 0, x2 तो है नहीं दूसरी कंस्टेंट के लिए, तो दूसरी कंस्टेंट में 0 आएगा। फिर s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, s2 का कोफिशिएंट -1, a2 का कोफिशिएंट 1, और राइट हैंड साइड 4 है। ठीक है, ZJ फाइंड करेंगे। अभी ZJ फाइंड करना है तो ZJ इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस -m इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा आंसर -m। फिर दूसरे के लिए फाइंड करेंगे, जो भी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक है उसका मल्टीप्लिकेशन उस कॉलम के एलिमेंट से, यानी कि 0 -1 यानी कि 0 प्लस -m इंटू 0, मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर अगले के लिए हम फाइंड करेंगे ZJ, सिमिलरली सब ZJ फाइंड कर देंगे। उसके बाद CJ - ZJ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस -4 -m, मतलब m -4, फिर यहाँ पे 3 0, यहाँ पे -m, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद हमको जो फाइंड करना है वो है की कॉलम। अभी की कॉलम फाइंड करना है तो जो भी हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो CJ - ZJ है वो हमको आइदर 0 लानी है या तो फिर नेगेटिव वैल्यू लानी है। तो जो भी हम वैल्यू लेंगे तो अभी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये तो नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचती है ये वाली वैल्यू, तो ये हमारी क्या होगी, की कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो की कॉलम एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 और 4 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे जो थीटा है वो फाइंड करेंगे, और जो थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू की कॉलम फाइंड करने के बाद 0 और 4, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें से हम की रो लेंगे, जो भी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो लेंगे। अभी यहाँ पे 0 भी हम नहीं ले सकते, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 4 हम लेंगे, तो ये हमारी की रो बन जाएगी। और यहाँ पे ये हमको हमारी की रो मिल गई और ये की कॉलम, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है दोनों का वो हमारा है की नंबर। अभी की नंबर का यूज़ करके ये जो टेबल है ये यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट टेबल हमने डिराइव किया, इसके ऊपर से हम जो दूसरा टेबल है वो डिराइव करेंगे। जो दूसरा टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी की सारी वैल्यू लिख देंगे, बेसिक CB x1 x2 s1 s2 a2 bi, सेम वे CJ लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे x1 होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा और a2 होगा वो लीविंग वेरिएबल होगा, यानी कि a2 यहाँ से निकल जाएगा, a2 की जगह पे यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे ये a2 और उसका कोफिशिएंट निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा x1 -4, तो s1 0 तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा x1 -4। और जो कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अभी नया ये वाला एलिमेंट हमको फाइंड करना है, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए जो भी करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर है, यानी कि ये 1
है डिवाइडेड बाय की नंबर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन रेशियो 1 मिलेगा। उसके बाद ये न्यू नंबर हमको फाइंड करना है, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर यानी कि 1 इंटू 1, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे के लिए फाइंड करेंगे तो -1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो नंबर 0, यहाँ पे और इंटू फ्रैक्शन रेशियो 1, तो यहाँ पे आएगा -1 आंसर। उसके बाद 1 यहाँ पे 1 है माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर 0 इंटू फ्रैक्शन रेशियो 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। फिर सेम वे हम सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे और यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमारी की रो है तो जो भी की रो के एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स उनको हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, -1 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1 एंड यहाँ पे 4, तो ये सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएगी। उसके बाद हम ZJ फाइंड करेंगे। ZJ जो सिमिलरली प्रोसेस है वैसे ही फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक ही लेना है, इसके लिए ZJ फाइंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक फाइंड करना है। राइट हैंड साइड के लिए ZJ नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सो ZJ फाइंड कर कैसे करेंगे, 0 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम करना है फिर, तो 0 का 0 और यहाँ पे -4 आएगा। तो ऐसे ZJ फाइंड करने के बाद CJ माइनस ZJ फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यहाँ पे 3 0 -4 -m + 4, सो ऐसे हम सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी हमको। उसके बाद जो है वो थीटा फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको की कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो की कॉलम यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये होगी हमारी की कॉलम। और की कॉलम मिलने के बाद हम जो है राइट हैंड साइड के एलिमेंट को की कॉलम एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, -4 डिवाइडेड बाय -1 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे +4, सो जो थीटा है वो हमको मिल जाएगा +4 और इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 4, तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 है, तो ये हमको मिल गई की रो, और यहाँ पे ये की कॉलम और यहाँ पे ये हमारा की नंबर। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम टेबल नंबर 3 प्रिपेयर करेंगे सिमिलर प्रोसेस से। बेसिक CB ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा कि ये जो है x2 होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा और जो S1 होगा वो लीविंग वेरिएबल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे x2 आ गया और उसका कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो वो 3 यहाँ पे आ गया और ये S1 यहाँ पे निकल गया है क्योंकि ये लीविंग वेरिएबल है। उसके बाद x1 -4 और ये जो है वो हमारी की रो है यहाँ पे, तो की रो को हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो 0 -1 डिवाइड बाय -1 यानी कि 1, 1 डिवाइड बाय -1 यानी कि ये -1, सारी की सारी साइन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये जो नंबर है इसके लिए सबसे पहले फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करके हम न्यू नंबर फाइंड करेंगे। न्यू नंबर का इक्वेशन क्या है, ओल्ड नंबर माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर इनटू फ्रैक्शन रेशियो। तो ऐसे फाइंड करने के बाद हम ZJ फाइंड करेंगे। ZJ यानी कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक इनटू दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे ZJ मिल जाएगा। तो सारे के सारे ZJ सभी कॉलम के लिए फाइंड कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे एक बीच में एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 यानी कि -3 प्लस -4 इंटू -1 यानी कि +4, यानी कि -3 + 4 यानी कि आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। वैसे ही सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Cj माइनस Zj यानी कि डिफरेंस लेना है, तो सबसे पहले 0 0 यानी +3 -1 1 -m, और यहाँ पे जो की कॉलम है वो यहाँ पे ये मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू 3, ये हमारी की कॉलम मिलेगी। और यहाँ पे जो आगे थीटा फाइंड करेंगे, तो थीटा यहाँ पे क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय -1 और 4 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जो यहाँ पे LPP है यहाँ पे Cj माइनस Zj अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेशियो मिला है उसमें से हम कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, हमको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू में ना तो हम नेगेटिव ले सकते हैं, या तो फिर ना तो हम ज़ीरो ले सकते हैं, या ना तो हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हम नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे जो है इन दोनों में से हम जो वेरिएबल है कोई भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो नॉन नेगेटिव रेशियो हमको नहीं मिलेगा। नेगेटिव मिल रहा है या तो फिर इन्फिनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल है यहाँ पे ये S1, तो इसको हम इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं S1 की वैल्यू को विदाउट वायोलेटिंग दी एनी ऑफ द कंस्टेंट। तो यहाँ पे जो S1 की वैल्यू इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन एज S1। यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैन बी इंक्रीज इनफाइनाइटली विदाउट वायोलेटिंग एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कैन बी इंक्रीज्ड टू ऑब्जेक्टिव जो z है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमको मिला वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिला। So this is it for today's lecture. Thank you for listening me carefully. Have a nice day.